हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। बीएसएससी, एएसओ और बिहार एसआई एंड अदर एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सुमेलित करें, मिलान करें। कह रहा वाणिज्यिक चरण। वाणिज्यिक चरण तो इसका मिलान हो जाएगा एकाधिपत्य व्यापार का प्रत्यक्ष विनियोग काल। एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग काल। औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण 1813 से मुक्त व्यापार काल हुआ था, 1813 से 1860। वित्तीय पूंजीवाद जो है, वित्तीय पूंजीवाद 1860 से लेके 1947 तक, ये हो जाएगा ब्रिटिश पूंजी निवेश काल। ब्रिटिश पूंजी निवेश काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? दहसाला व्यवस्था। प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। 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 कह रहा कि भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच थी? करा 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच। कलकत्ता और आगरा के बीच। कलकत्ता और आगरा के बीच। बस 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदार ने। किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा बम्बई में। बम्बई में। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो ये हो जाएगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार के अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट तो लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। किसके द्वारा बंगाल और बिहार के अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया? लॉर्ड कर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार को भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में। 1793 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में। 1793 में। 1793 में। 1793 में। 1793 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। रैयत बाड़ी 1820 में और महलबाड़ी 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब शुरू की गई थी? तो 1822 में। रैयत बाड़ी 20 में और महलबाड़ी 22 में। अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उसमें शामिल है, तो इसमें सभी था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत कौन से क्षेत्र में हफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। हफीम के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो बिहार। हफीम कौन सा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार के लिए। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग पतन के लिए उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। करा 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। करा नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागान लगाए गए थे। कहवा के बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। वायनाड जनपद में। वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कह रहा अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कह रहा है कि भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कह रहा है अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित था? किस भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित था? तो ये हो जाएगा रैयत बाड़ी बंदोबस्त। रैयत बाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? रैयत बाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच किया गया था? बम्बई से थाने। बम्बई से थाने। बम्बई से थाने के बीच। बम्बई से थाने के बीच। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों को नियुक्त शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। कर स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान के भू राजस्व का कितना परसेंट राज्य को देना होता था? तो 89%। कितना परसेंट? 89%। 89%। 89%। रैयत करा स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार ने पूरे लगान के भू राजस्व का कितना परसेंट राज्य को देना तय किया गया? 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें से कौन शामिल थे? तो सभी शामिल थे। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। समस्त अंग्रेजी भारत में सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था था रैयत बाड़ी व्यवस्था। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयत बाड़ी। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों का प्रस्तुत करना। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूद परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में उपनिवेशी शासन में संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला कि बड़े सामंतों की आवंटित भूमि थी जागीरदारी प्रणाली। बड़े सामंतों की भूमि थी जागीरदारी प्रणाली और मलगुजारी के इजारेदारों तहसीलदारों की आवंटित भूमि थी ये हो जाएगा जाकर के जामींदारी प्रणाली। सी का हो जाएगा 2 नंबर। उपकिराए पर देने वाली गिरवी रखने हस्तांतरण करने तथा उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि कहलाती है रैयत बाड़ी। अब जो बच गया ग्राम स्तर पर दी गई भू राजस्व भूमि ये हो जाएगा महाल बाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ब्रिटिश काल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि भारत का व्यापार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया परंतु फिर भी वस्तु व्यापार कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था चाय। कौन रखा गया था? चाय। करा यद्यपि भारत के व्यापार 1813 के चार्टर द्वारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? तो चाय। करा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेती
खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं करेंगे, तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, बी नंबर हो जाएगा। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 38 नंबर का हो जाएगा, ब्रिटिश भू राजस्व के संदर्भ में, ब्रिटिश भू राजस्व के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। तो अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार जमींदारों को हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया गया, इसी कारण से अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। नंबर 2 हो जाएगा, रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार के रैयतों से लगान निश्चित किया गया था, इसी कारण इसे रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा गया था। नंबर 3 है, महालवाड़ी व्यवस्था के प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक माल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, और इसी व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसका हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो कर्नवालिस और चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर। अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर। रैयत बाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एली फिस्टन। रैयत बाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित था? कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एली फिस्टन। महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। कह रहा महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई है उनमें से शामिल कौन सा है? तो सभी है। गंगा घाटी है, दाब का उत्तर पश्चिम प्रांत है, मध्य भारत के कुछ भाग है, मराठों से अधिकृत, और पंजाब है। तो ये हो जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है मिलान करने वाला। तो इसका हो जाएगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम मद्रास काश्तकारी, बंगाल 85, मद्रास 86, या अवध लगान अधिनियम मद्रास काश्तकारी 86। दक्कन का हो जाएगा 79, दक्कन 79, और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करा आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे पाच्य आरंभ विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुआ था। इसके अनुसार किस भाषा में भारत में शिक्षा मध्य को स्वीकार किया गया था? तो अंग्रेजी। किसको? तो अंग्रेजी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र 1854। कह रहा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 को। कह रहा किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहा है कि ये भी मिलान करने वाला है। शिक्षा से संबंधित आयोग की समितियां को पहचान करिए। तो ये हो जाएगा जाकर के हार्टलेक समिति 1929, लैंडसे 1929, और संपूर्ण समिति 1934, और सर्जेंट आयोग 1944, सभी हो जाएगा सभी। किस सिद्धांत का अर्थ यह था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग की ओर दी जाए? तो ये हो जाएगा अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, ड्रॉन फिल्टराइजेशन थ्योरी। कह रहा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। कह रहा हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 के पश्चात पद्धति उस शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, कि स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने। किसने किया था? डेविड हेयर ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 के पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, कि स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर। कह रहा कि अब 49 नंबर है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था? उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर बेचना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल का नियंत्रण करना, इंग्लैंड के आयात की जाने वाली भारतीय वस्तु पर भारी आयात करना, ये हो जाएगा सभी। भारत में अनौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और पाक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हो जाएगा 1800 से 1850। भारत में अनौद्योगिकरण या पाक औद्योगिकरण की अवधि कब से कब तक है? 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में। आधुनिक हुआ था 1850 में। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुल्य है? कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। भारत की धरती क्या हो गई है?
सफ़ेद हो गई है, तो विलियम बेंटिक ने कहा था। किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। विलियम बेंटिक ने कहा था। किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसिस्ट मशीनरी त्रिमूर्ति जोसुनोवा मार्समैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उसे श्रीरामपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। श्रीरामपुर कहाँ है? बंगाल में। कह रहा भारत में रेलवे के निर्माण का कारण क्या था? भारत में रेलवे के निर्माण का कारण था ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत, ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत में विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति करना, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र का आवर्धन करना और आंतरिक विद्रोह बाह्य आक्रमण के दौरान सेना को तेजी से आवागमन करना। ये हो जाएगा सभी। ये हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को उद्योग की अग्रदूत की जननी की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। भारत कह रहा कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स। आधुनिक पटसन मिल स्थापित किया गया था, तो कहाँ से? रिसरा में। रिसरा में। कहाँ में? तो रिसरा में। आधुनिक पटसन मिल कहाँ? तो रिसरा में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में। कहाँ में? बिहार में। कह रहा बिखरे हुए स्वायत्त गांवों को कवच इस्तेमाल रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन काल में रक्त ह्रास हो गया था। यह किसने कहा था? बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्तेमाल किए रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन का रक्त ह्रास हो गया था। यह किसने कहा था भाई? तो यह कहा था बुकानन ने। किसने कहा था? बुकानन ने। किसने कहा था? बुकानन ने कहा था। बुकानन ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह किसका कथन है? यह है आरसी दत्त का। आरसी दत्त। आरसी दत्त। आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी पद्धति बहुत स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से अच्छी चीज़ें सोख लेती है और टेम्स के तटों पर निचोड़ कर गिरा देती है। यह कथन किसका है? तो जॉन सुलिवान। जॉन सुलिवान। कह रहा हमारी पद्धति कुछ स्पंज की तरह काम करती है, गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उसे निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति है जॉन सुलिवान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। अब आ जाइए 62 नंबर। 62 का हो जाएगा कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यह है मिलान करने वाला एस्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लीटन ने, लियाल आयोग 1897 में लॉर्ड एल्गिन ने और मैकडोनल आयोग 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने, वुड हेडेड आयोग 1943 से 44 में लॉर्ड बेवेल ने। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में भीषण अकाल पड़ा था 1942-43 में। कहाँ पड़ा था? कह 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में भीषण अकाल 1942-43 में अकाल जो है कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में। कहाँ में? अकाल बंगाल। अकाल बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। कह रहा ब्रिटिश काल में कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? तो जूट हुआ था, कोयला हुआ था, लोहा इस्पात हुआ था और सूती कपड़ा हुआ था। ये तीनों हुआ था और मशीन के पुर्जे का विकास नहीं हुआ था। कह रहा है कि 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमाइन कोड कब प्रचलित किया था? फेमाइन कोड कब प्रचलित? 1883 में। 1883 में। अकालों को रोकने के लिए अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमाइन कोड कब प्रचारित किया था? तो 1883 में। 1883।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो। रेल विभाग के पृथक रेल बजट कब प्रस्तुत हुआ था? रेल बजट कब प्रस्तुत हुआ था? 1925 में। रेल बजट कब प्रस्तुत हुआ था? 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? खरीदने और बसने की 1833 में। 1833 में ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने तथा बसने की अनुमति मिली? 1833। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? 1913 में। 1913 में भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत में करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसकी है? यह कथन किसकी है? तो यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स का कथन है। किसका कथन है? कार्ल मार्क्स। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत में करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन है कार्ल मार्क्स। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य के अनिष्टों की अनिष्टा की संज्ञा दी। ये हो जाएगा धन के निकास के लिए। कह रहा दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दी धन के निकास के लिए। कह रहा यह कथन किसका है? कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित में प्रत्येक क्षेत्र से टकराते हैं जवाहरलाल नेहरू। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित के प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू। 76 में आ जाइए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थविदों में शामिल कौन सा है? तो सभी है। दादा भाई नौरोजी है, आर.सी. दत्त है, एम.जी. रनाडे है, डी.एन. गॉडगिल है, गोपाल कृष्ण गोखले है, के.टी. शाह, सभी के सभी है। कह रहा है सर थॉमस हॉलैंड सभापति के भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 1916 में। औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला औद्योगिक आयोग किस वर्ष किया गया था? 1907 में। 1907 में। टाटा की स्थापना हुआ था 1907 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 में। 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? 1925 में। तो ये हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। कह रहा किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण आलोचना में ब्रिटिश पदवावली का उपयोग किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी। एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का तो लेखक भी वही है, दादा भाई नौरोजी। भारत में रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, ये हो जाएगा जाकर के भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण। कर आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण। 84 नंबर में आ जाइए तो हो जाएगा जाकर के कह रहा कि 1813 में पहले ब्रिटिश निम्नलिखित में से कौन सा भारतीयों को आर्थिक रूप में शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। 1813 में पहले भारतीय, कह रहा 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों के आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की कीर्ति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रस्तुत किए गए अवधान सिद्धांत ड्रेन थ्योरी निम्नलिखित में से कथनों के समुचित परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा ए नंबर। भारत संपत्ति कुल वार्षिक आय का हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत में कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। 86 में आ जाइए। कहा कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की घटक संगठक थी? तो ये तीनों हो जाएगा। लंदन में ऑफिस भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाई जाने वाली निधि, ये तीनों हो जाएगा। कह रहा किस कंपनी ने भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने तो भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो ये किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टा देती थी, कर लगाने पर भूमि के सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की? तो कह रहा है कि वह चाहता था
करा हुआ भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। करा कि बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की कि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश सिविलियन को प्रशिक्षित करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? 1800 चार्टर के 33 एक्ट द्वारा। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, स्पीड बढ़ा के फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक एक वीडियो एक एक चैप्टर का लाते रहूँगा। धन्यवाद।